तमाम कांग्रेस जोड़ के तमाम लीडर्स और आप सभी ग्वालपोखर के दूर दराज गांव से आए हुए तमाम वाम कांग्रेस जोड़ के तमाम इनकलाबी साथी और बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, सबको मेरा सलाम नमस्कार के साथ चंद बातें आप लोगों के सामने रखता हूं। आज की ये मीटिंग ये सिर्फ ग्वालपोखर के वाम कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों को यहाँ पर लेकर मीटिंग की जा रही है। जिम्मेदार लोगों का मतलब है कि जो जिम्मेदारी के साथ सियासी तौर पर अपने अपने इलाके में, अपने अपने बूथ में आप लोग अपना सियासी परचम लेकर आप आवाम की खिदमत करते हैं। वहां के आवाम आपको बतौर लीडर, बतौर नेता आपको मानते हैं। ऐसे लोगों को बुलाया गया है। इसलिए ये वर्कर्स मीटिंग है। जो पार्टी के हम लोग वर्कर्स हैं, हम सबकी मीटिंग है। मैं आप लोगों के सामने कोई नया शख्स नहीं हूं या मेरा चेहरा कोई नया नहीं है। आज मेरे चेहरे को जो पहचान मिली है पूरे मगरिबी बंगाल में या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर आज मेरा नाम जाना जाता है, तो इसका जो सेहरा है वो ग्वालपोखर के जिम्मे जाता है। क्योंकि आप ही लोगों ने इसी सरजमीन से एक हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र के उम्मीदवार को आप लोगों ने अपना प्यार, मोहब्बत और वोट देकर कामयाब बना के मगरिबी बंगाल के विधानसभा में भेजा था। अब मुझे वो दिन भी याद है जब मैं एमएलए बन गया। आप लोगों की दुआ से आप लोगों ने मुझे जिताकर भेज दिया और मैं जब असेंबली के गेट पे दाखिल होने जा रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक दिया। तो मैं बोला कि मुझे अंदर जाना है, तो वो बंगला में मुझसे कहता है कि এটা ঘোরার জায়গা নয়, কলকাতা ঘুরতে এসছো তো বাইরে যাও। ये कोलकाता घूरते एसो तो बाहर जाओ। तो हम भी थोड़ा मजाक के मूड में आ गए, तो हम भी उनसे मजाक करने लगे। ভিতরে গিয়ে ঘুরলে কি অসুবিধা আছে? বলছে এটা বিধানসভা, এখানে বিধায়করা আসে। তো আমি বলে বিধায়ককে তো জনগণই তৈরি করে, তাহলে আমিও গিয়ে একটু ঘুরে আসি। তো বলে না, ঘুরতে পাবে না, এখানে ঢোকা যায় না, এটা হচ্ছে রিস্ট্রিক্টেড এরিয়া। এটা হচ্ছে খালি এখানে যাদের অনুমতি, যারা বিধায়ক হবে তারাই ঢুকতে পারবে। ये बात अभी हो रही थी, तो दूसरा गार्ड अखबार लेके दौड़ता हुआ चला आ रहा है। हाथ में अखबार है और दौड़ते हुए आ रहा है। और वो चिल्लाते हुए आके उसको बोलता है, जो गार्ड हमको रोका था, बोलता है पागल की कोची उन्हीं एमएलए साहब, हाँ भाई देख पेपर छवि बेरिए है। तो पेपर खोल के दिखाता है, फ्रंट पेज में मेरा फोटो छपा हुआ है। तो ये कहानी जो है ये एक बहुत आप लोगों की मोहब्बत का जो ये नमूना है कि एक सबसे कम उम्र का एमएलए बना के आप हमको बंगाल में भेजे। और उसके बाद एक इकोनॉमिक्स टाइम्स बोल के एक अखबार है, जिस अखबार में एक सर्वे चला, उस वक्त हिंदुस्तान के 10 नौजवान को चुना गया था। जो 10 नौजवान अलग अलग फील्ड में वो लोग कुछ अलग कारनामा किया हो, ऐसे 10 नौजवान को हिंदुस्तान में चुना गया था। तो उस 10 में एक नौजवान आपका एमएलए अली इमरान रमज़ी था। और उसी में पता चला कि उस वक्त हम सिर्फ बंगाल के सबसे कम उम्र के एमएलए नहीं थे। 2009 नवंबर के महीने में जब आप लोग हमको जिताए थे, उस वक्त हम पूरे हिंदुस्तान का जितना भी विधानसभा है उसमें सबसे कम उम्र का एमएलए बन के गए थे। तो ये जो पहचान मिली है ना, ये आप लोगों की देन है, आप लोगों की मोहब्बत का नतीजा। और आज उसी मोहब्बत और आपकी दुआओं और आपकी की ताकत पर खड़े होकर हम लड़ते लड़ते आज यहाँ है कि आपकी मोहब्बत और आपकी ताकत ने मुझे यह हौसला दिया कि मैं रुका नहीं, मैं पीछे मुड़ा नहीं, मैं झुका नहीं, मैं टूटा नहीं, मैं आगे बढ़ता गया। और कभी मैंने सोचा नहीं था कि शायद ये मुकाम भी मुझे मिलेगा। आज जिस मुकाम पर आप लोगों ने मुझे लाकर खड़ा किया है कि रायगंज लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है। वाम कांग्रेस जोड़ के समर्थन के साथ मुझे आज यहाँ पर लड़ने के लिए आप लोग लेकर खड़े हैं। तो ये जो मुकाम है, ये मुकाम विक्टर का नहीं है। विक्टर एक शख्स हो सकता है, विक्टर एक चेहरा हो सकता है, लेकिन पूरे चकलिया को, पूरे करंदगी को, पूरे इस्लामपुर को, पूरे रायगंज को ये मौका मिला है। क्योंकि इससे पहले हम लोगों को ये मौका कभी नहीं मिला। हम लोगों ने
हमेशा इस इलाके में वोट देकर लोगों को जिताकर मसनद में बैठा तो दिया, लेकिन हमारे यहां से कभी कोई मसनद में पहुंचने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज ये आपकी मोहब्बत है, आपकी दुआ है कि आज नाम भले मैं मेरा हो, चेहरा मेरा हो, लेकिन ग्वालपोखर की सरजमीन से, इस इलाके से, यहाँ की मिट्टी से पैदा हुआ एक नौजवान आपका रहनुमा बनकर दिल्ली के संसद में बैठ के मोदी के आंख में आंख मिलाकर बात करने की ताकत रखेगा। अगर वहां पर आपके सामने बोलने के लिए कोई खड़ा होगा तो वो आप देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आपका बेटा बोल रहा है, आपका भतीजा बोल रहा है, आपका भाई बोल रहा है, आपका कोई अपना बोल रहा है। ये मौका आज हम लोगों को मिला है, इस मौके को हम लोगों को गंवाने की जरूरत है। एमपी बहुत बनते हैं, इससे पहले भी कई एमपी बने। 1952 से चुनाव शुरू हुआ हिंदुस्तान में। 1952 से लेकर आज तक हम लोग चुनाव देखते आ रहे हैं। पंचायत हो, समिति हो, जिला हो, एमएलए हो, एमपी हो, चुनाव आ रहा है, जा रहा है, लोग जीतते हैं, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, मुखिया बनते हैं, प्रधान बनते हैं, हम वोट देते जा रहे हैं। लेकिन हर चुनाव के बाद हमारी हालत जहां थी हम वहीं रहते हैं। हम लोग परचम में बढ़ जाते हैं कि मी तो ईडा पार्टी करছি, मी उड़ा पार्टी करছি। हम परचम में पट के हम पार्टी को तो जिताने में लग जाते हैं, लेकिन हम अपना रहनुमा नहीं चुन पाते हैं। पार्टी जीतती है, सरकार भी बन जाता है, लेकिन हमारा रहनुमा नहीं बन पाता है। वो या तो पार्टी का रहनुमा बन जाता है या तो सरकार का रहनुमा बन जाता है, लेकिन आवाम का रहनुमा बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और मैं आपको यही यकीन दिलाना चाहता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वामफ्रंट में था, आज कांग्रेस में चला गया। मैं भी मानता हूं, मैं वामफ्रंट में था, फॉरवर्ड ब्लॉक में था, आज मैं कांग्रेस में हूं। परचम भले मेरा बदला हो, मेरा मिजाज नहीं बदला है। परचम बदला है, विक्टर का कैरेक्टर नहीं बदला है। विक्टर जो पहले था, विक्टर आज भी वही है, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो कल भी विक्टर वही रहेगा। ये चीज आप लोगों से मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। और आप लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज मेरे मुखालफत में जो ताकतें खड़ी हैं, बीजेपी, तृणमूल, ये जो ताकतें हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। जो बीजेपी का उम्मीदवार है कार्तिक पॉल, कार्तिक पॉल ना, कार्तिक पॉल बीजेपी का उम्मीदवार है। ये कुछ दिन पहले कलियागंज म्युनिसिपैलिटी में तृणमूल का चेयरमैन हुआ करते थे। ये तृणमूल पार्टी का चेयरमैन थे, आज वो बीजेपी का कैंडिडेट है। और जो तृणमूल का कैंडिडेट है वो रायगंज में बीजेपी का एमएलए है। बीजेपी का एमएलए, तृणमूल का कैंडिडेट, तृणमूल का चेयरमैन, बीजेपी का कैंडिडेट। तो ये जो अदल बदल का खेल चल रहा है, तो ये खेल उन लोगों का अब पब्लिक समझ गया है कि जो बीजेपी है वही तृणमूल है, जो तृणमूल है वही बीजेपी है। तो ये बीजेपी और तृणमूल के खेल से अब हम लोग को बाहर निकलना होगा। क्योंकि एक तरफ वो अपने आप को आज कन्हैया लाल अग्रवाल जो आज जिला के प्रेसिडेंट हैं, यही जो आज जिसका वोट मांगने के लिए रब्बानी साहब गांव-गांव घूम रहे होंगे कि तृणमूल का कैंडिडेट को वोट देना होगा कृष्ण कल्याणी को। यही कल्याणी रब्बानी साहब के जिला प्रेसिडेंट कन्हैया लाल अग्रवाल को रायगंज में हराया था बीजेपी से। और आज वही कन्हैया लाल अग्रवाल आके बोलते हैं कि कृष्ण कल्याणी को वोट देना होगा। तो ये बात को समझिए, इन लोगों का खेल जो है, जिसको बीजेपी बन के हराया तृणमूल वाला जिसको हराता है बीजेपी बन के, फिर वही लोग आके एक हो जाता है, बोलता है कि ना पार्टी को वोट देना होगा। तो पार्टी जो हम लोग करते हैं, तो पार्टी का एक उसूल होगा, उसका कोई मकसद होगा। ना तो टीएमसी का कोई मकसद है, ना बीजेपी का कोई मकसद है, ना इनका कोई उसूल है। इनका एक ही मकसद है कि आवाम को लूटो, आवाम को मारो और सत्ता पर राज करो। यही इनका मकसद है। और हम लोग वाम कांग्रेस जोट के लोग हैं, हम आवाम के साथ हैं। हम ऐसी ताकतों के खिलाफ हैं जो आवाम के खिलाफ है। हम आवाम के साथ हैं, जो आवाम पर जुल्म करेगा हम उसके खिलाफ हैं। आपकी ढाल, आपकी आवाज, आपकी ताकत बनकर हम लोग खड़े होते हैं। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं मिसाल देना नहीं चाहता हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन जब भी आपने आवाज दिया है, वो ग्वालपोखर हो, चाहे वो इस्लामपुर हो, चाहे करंदी हो, चाहे चाकुलिया हो, चाहे कोई और जगह हो, यहाँ तक कि सिर्फ उत्तर दिनाजपुर ही नहीं, बंगाल के मुख्य
मुख्तलिफ जिलों में जहां पर जुल्म हुआ है, अगर मेरी आवाज वहां पहुंचने के लायक रही है, मैं वहां खड़ा हो सकता हूं जाकर, तो मैं वहां भी खड़ा होकर वहां भी गरीब किसान मजदूरों की आवाज बन के खड़ा हुआ हूं और ये लड़ाई मैं लड़ते जाऊंगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, ये जो लड़ाई है ये सिर्फ एक चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हमारे देश को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि आज आप लोग जान रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी धीरे धीरे अपनी तानाशाह का जो हुकूमत में आने के बाद जिस तरह से अपना तानाशाही धीरे धीरे मजबूत करते जा रही है, उसका नमूना हम लोग को देखने को मिल रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर देश में नफरत की सियासत फैलाई जा रही है और हमारे मासूम बच्चों में नफरत का बीज बो दिया जा रहा है, ताकि आने वाले कल में पूरा देश जो है इस नफरत की आग में जलता हुआ झुलसता हुआ नजर आएगा। उसको बचाने की लड़ाई है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जगह एक साथ रह सकते हैं इस देश में, और ये हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है। आप मुसलमान हैं, आप रोजा रख सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, आप अपनी इबादत कर सकते हैं, आपको कोई कानून नहीं रोक सकता है। आप अगर हिंदू हैं तो आप पूजा कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपना कीर्तन कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक ईसाई को भी एक सिख को भी ये हक है। लेकिन आज हिंदुस्तान में एक नया संविधान बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी एक मजहब को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि CAA लागू कर दिया गया है और CAA के नाम पर कि दूसरे मुल्क से आए हुए लोगों को देश का नागरिक बनाया जाएगा। और एक ही मजहब है के लोग हैं जिसको नागरिकता नहीं मिलेगी, चाहे वो अफगानिस्तान से आए, चाहे पाकिस्तान से आए, चाहे बांग्लादेश से आए। तो ये जो निशाना किया जा रहा है ये सीधे सीधे लोगों को बांटा जा रहा है धर्म के नाम पर। और अमित शाह ये बोलते हैं, मोदी ये बोलते हैं कि जो देश में दूसरे मुल्क से मजहबी फसाद की वजह से जो लोग आए हैं उनको साथ जो नाइंसाफी हुई है, उनको देश में आज रहने के लिए हम लोग नागरिकता देंगे। तो मैं यहाँ पूछता हूँ, हमारे ग्वालपोखर में अगर आप ग्वालिन चले जाइए, आप सोलपारा की तरफ चले जाइए, बांग्लादेश बॉर्डर होते हुए आप चले जाइए, तो जितने हमारे रिफ्यूजी भाई लोग हैं ये लोग सारे तो 71 के बाद इधर ज्यादातर आए हैं। आज क्या वो वोट नहीं देते हैं? आज वो वोट देते हैं, पंचायत लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनके वहां मेंबर बनता है, मुखिया बनता है, प्रधान बनता है, सारा चीज तो इस देश में नागरिकता मिला है, तभी तो आप वहां का प्रधान बन रहे हैं, तभी आप वहां पर पंचायत समिति बन रहे हैं, तभी आपको वोट देने का हक है, सारा हक आपको मिला हुआ है। तो आज अमित शाह आपको कौन सा नया हक देने की बात करता है? आज अगर आपको बोला जाएगा कि आप CAA के कानून के तहत आपको नागरिकता दिया जाएगा, जब आपको वो फॉर्म भरना होगा कि आप नागरिकता लेने के लिए फॉर्म भरिएगा, तो आज तक जो आपके पास नागरिकता है इसका मतलब कि ये अवैध है, ये गलत है। तो आपका नागरिकता पहले खत्म होगा तभी आपको नया नागरिकता मिलेगा। तो आपका नागरिकता रहता हुआ कानून में आप जहां खुद हिंदुस्तान का नागरिक हैं, आपसे नागरिकता छीनने का कानून बनाया जा रहा है, ये इस बात को समझिएगा। और कुछ लोग ये कहता है कि मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। ये देश हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, हमारे बाप दादाओं का है। ये अमित शाह और मोदी के बाप का नहीं है कि हमको कोई यहाँ से निकाल देगा। जो ये सोचते हैं, जिनको ये धमकी दी जाती है, जो सोच रहे हैं कि हमको यहाँ से भगा दिया जाएगा, उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत अगर आज गैर कौम है तो हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी ताकत मुसलमान है। इस बात को समझना होगा। और जो ये सोचते हैं कि मुसलमानों को बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तो उस बेवकूफ लोग हैं जो ये सोचते हैं या जो बोलते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 18% है, और उसको अगर आप हिसाब में जोड़ें तो तकरीबन 45 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में। और बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान भेजने की बात करते हैं जो लोग बीजेपी के, तो उनको हिंदुस्तान के बाहर का ज्योग्राफी पता नहीं। पाकिस्तान की कुल आबादी 11 करोड़ है, बांग्लादेश की कुल आबादी आज के डेट में शायद 13 करोड़ है, 17 करोड़ है। अफगानिस्तान का आबादी भी वैसा ही कुछ 10-12 करोड़। तो हमारा अकेले का आबादी 45 करोड़ है। अगर हमको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा तो पाकिस्तान हम दखल करके वहां का प्रधानमंत्री अली इमरान खान बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ? तो
पाकिस्तान चाहेगा कि अली इमरान खान जाके प्रधानमंत्री बन जाए यहाँ पर? बांग्लादेश में हम लोग घुस जाएंगे तो बांग्लादेश हम कब्जा करेंगे तो चाहेगा बांग्लादेश? तो मोदी और अमित शाह वो झुंझुना हिला रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान का, तो उसका झुंझुना से वही खेलेगा। हम लोगों को खेलने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने मुल्क में है, जो हमको भगाने की बात करेगा उसको इसी मुल्क में दफना दिया जाएगा। ये ताकत भी हम रखते हैं, ये ताकत भी हम रखते हैं। इसलिए आप लोगों को अगर बीजेपी के नाम पर डराया जा रहा है, और डराने वाला कौन है? अफसोस इस बात का है कि जो हमारे ही मिट्टी में पैदा हुआ, जिसको इसी इलाके के लोगों ने इज्जत बख्शी है, आज वो इसी इलाके का मंत्री बनकर हिंदुस्तान के सरकार में बैठा हुआ है। वो ऐसे लोगों को साथ में लाकर आज कन्हैया, क्या नाम है, कृष्ण कल्याणी जैसे लोगों को साथ में लाकर आपको धमकी देता है कि सीए हो जाएगा अगर तुम कांग्रेस को वोट दोगे तो तुमको बांग्लादेश भेज देगा। तो सबसे पहले तो साला रब्बानी को भेजेगा, रब्बानी कहा जाएगा, मोदी कहा जाएगा। सवाल है मेरा, जिसको लाके धमकी दिया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से डरने के खौफ आप लोगों को जरूरत नहीं है। जो ये धमकी दे रहा है कि सीए हो जाएगा, तो ये उसको कान के खोलकर उसको बता दीजिएगा। मेरी आवाज जा रही होगी मीडिया के भाइयों के जरिए, तो सुन लें कि रब्बानी साहब आप जो धमकी दिलवा रहे हैं ग्वालपोखर के लोगों को कि सीए हो जाने से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप का डर दिखा रहे हैं, तो आप अपने इलाके के लोगों को, गैर लोगों को लाकर धमकी दिलवाने का काम कर रहे हैं, जो इस इलाके के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आपसे ये कह रहे हैं, एमपी बने या नहीं बने वो बात की बात है, लेकिन इस जमीन से हमारा एक टुकड़ा तक अगर हिम्मत है सीए के नाम पर से उखाड़ के ले जाके दिखा दे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो तृणमूल हो, उसको हम इसी मिट्टी में दफन करने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। ये हमारी बात है कि हम लोग वाम कांग्रेस पार्लियामेंट में खड़े होकर भी हम लोगों ने ये कहा था कि सीए का कानून देश के विरोध है, देश विरोध कानून है, इसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए थे। उस वक्त ये ममता बनर्जी अपने एमपीओ को जब इसके खिलाफ वोट दिया गया था कि सीए का कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसमें वोट देने की बात आई थी, तो ममता बनर्जी का तमाम एमपी पार्लियामेंट छोड़ के बाहर भाग गया था। ये पता है कि नहीं आप लोगों को? सारा एमपी बाहर भाग गया था, कोई वोट देने नहीं आया था। उस वक्त वोट कौन दिया था? ये वाम कांग्रेस वोट देकर बोला था कि हम लोग इसके खिलाफ हैं। एक मिनट रुकिए। तो जो बात हम आप लोगों से कह रहे थे, अभी कारी जमान साहब के यहाँ इफ्तार की दावत है, मेरी दावत है, आप सब की दावत है, तो इसलिए घबराइए मत, इफ्तार आपका इंतजार कर रहे हैं, हम सब चलेंगे इंशाल्लाह वहाँ पर, ठीक है? तो सभी को चलिए, कारी जमान साहब अपने इफ्तारी का इंतजाम किए हैं, वहाँ हम लोग सब चलेंगे। तो जो मैं कह रहा था कि जो डर का माहौल बनाकर पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा 2021 में ममता बनर्जी और बीजेपी ने मिलकर जिस तरह से सीए का नाम लेकर, एक तरफ बीजेपी बोलती थी कि सीए होगा तो हम लोग डर जाते थे, और ममता बनर्जी आके बोलती थी आमी थाकले सीए होते थे बोना, तो हम लोग सोचते थे यहाँ के रखो आप, यही बचवा पाओ, यही बापे पीटी है, हम लोग बापे बेटा सुनो नहीं। तो यही सोच में हम लोग रहे। और लोगों का एक होता है ना कि देखिए अभी ईद आ रहा है तो रब्बानी साहब का बड़ा सा फोटो लग जाएगा, उसके बगल में ममता बनर्जी का तस्वीर रहेगा, दोनों हाथ उठा के और सर पे घूंघटा डाल के फोटो लगा देगी। उस वक्त हम लोग ग्वालपोखर का सीधा साधा आदमी सोचते देखते बेचारीटा मोड़ा तना दुआ मांगछे, यार दुआ से नहीं जन्नत तक चले जाए। अरे भाई हम इस्लाम पर यकीन रखते हैं, हम मुसलमान हैं, रोजा हम रखते हैं, ज़कात हम निकालते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं, हर चीज हम कर रहे हैं, खुदा की इबादत हम करते हैं, तो खुदा हमारा सुनेगा या ममता बनर्जी का सुनेगा? ये तो खुद में यकीन होना चाहिए। और हम ममता बनर्जी के भरोसे पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप सब से मेरा ये अपील है कि देखिए मेरी हैसियत सियासत में बहुत बड़ी है, पहचान बहुत बड़ा हो गया है,
और इसका श्रेय आप लोगों का है। ये आपकी मोहब्बत, आपकी दुआ से हम इतना बड़ा हो चुके हैं कि आज हिंदुस्तान की सियासत में भी मेरा नाम लिया जा रहा है। तो ये आप लोगों की दुआ है। लेकिन जो मेरे मुखालफत में जो लोग खड़े हैं, बीजेपी और तृणमूल, उनसे माली एतबार में उनके सामने मेरी हैसियत बहुत छोटी है। जो कृष्ण कल्याणी है वो बीजेपी का एमएलए होते हुए तृणमूल का टिकट खरीद लिया, 5-6 करोड़ रुपया देके वो टिकट खरीद लिया। कार्तिक पॉल तृणमूल का होते हुए वो पैसा देके बीजेपी का टिकट खरीद लिया। तो भाई जो करोड़ों करोड़ रुपया देकर टिकट खरीद रहा है वो 10-15 करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए भी तैयार है। भाई हम टिकट ना खरीदने की हैसियत रखते हैं, ना 10-15 करोड़ रुपया खर्चा करने की हैसियत रखते हैं। जो आप लोगों के सामने हम बोल रहे हैं वो समझने की जरूरत है। और हम लोगों का भी ये मिजाज बना दिया गया है, पंचायत वोट आएगा तो कैंडिडेट का नाम होगा कि फलना बेटा टिकट दो होवे, तो पहले आदमी पूछता है वक्त टिकट दिवो मैं खर्चा करो पावे। पहले ये सोचते हैं कि नहीं कि खर्चा करो पावे कि नहीं। तो ये जो सोच है कि खर्चा करो पावे तबे टिकट दो होवे, इस सोच की वजह से आपका गरीब होना आपके लिए गुनाह हो जाता है। क्यों? कि आपके बच्चे में, किसान का बच्चा में अगर काबिलियत है कि वो आपके इलाके का रहनुमा बन सकता है, लेकिन उसका कमर आप लोग वहीं तोड़ देते हैं कि इतनी खर्चा करो बाबू, जितनी लड़ाई करो, तो वो किसान का बच्चा आपका बेहतर रहनुमा बन सकता था, लेकिन उसको बनने का मौका आप लोग नहीं देते हैं। एक मजदूर का बेटा, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, एक मास्टर का बेटा, समाज में अगर इलाके के लोगों के लिए मजबूती से खड़ा होके आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका रहनुमा बन सकता है, उसको आमी लोग रोक देते हैं। वहां की पड़वे वार बात तो कुछ नहीं कर वहां तो 3 बीघा जमीन नीचे वहां की लोग पावे। ये सोच आप लोग का आप ही के आने वाले कल पर जो है बोझ बन जाता है। इसलिए आप लोगों से हम ये कहेंगे कि मेरी भी हालत उसी किसान के बच्चे जैसी है, उसी रिक्शा वाले के बच्चे जैसी है, उसी मजदूर के बच्चे के जैसी है इन लोगों के सामने जो आज 20-25 करोड़ रुपया खर्च करने का ताकत रखता है मेरी हैसियत में। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि हम चुनाव लड़ने के लिए जब कांग्रेस में आए, जब टिकट का चर्चा हुआ, अखबारों में छपने लगा, तो ये एक आवाम का आवाज उठा कि नहीं विक्टरों के एमपी टिकट लुआए हो गए। ग्वालपोखर से हजारों नौजवानों का फोन मेरे पास आने लगा, चकलिया, ग्वालपोखर, पूरे इलाके से, पूरे जिला से, यहाँ तक कि जिला के बाहर से भी लोग फोन करने लगे कि नहीं टिकट आपको लेना होगा, अपने आप को टिकट नहीं है। आप लोगों की मांग थी, आप लोगों की चाहत थी, हम टिकट के लिए लड़के टिकट छीन के यहाँ तक तो लाके हम पहुंचा दिया। अब मेरी कामयाबी का सेहरा आप सबके सर पर, अब मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी है, तो ये सेहरा आपको पहनना है। तो आपको भी विक्टर बन के इस चुनाव में उतर जाना है। कृष्ण क्या नाम है, कन्हैया, कल्याणी नाम भूल जाते, इधर कन्हैया इधर कृष्णा हो जाता है, कन्हैया हो जाता है, कन्हैया कल्याणी। ये कल्याणी जो है और उधर बीजेपी का कार्तिक पॉल, ये जो दोनों हैं इन लोगों का पोस्टर, बैनर, झंडा बहुत ज्यादा होगा। इनका पोस्टर, बैनर, झंडा का मुकाबला हम नहीं कर सकते। हम खुल के बोलते हैं हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पोस्टर, बैनर, झंडा अनगिनत होगा, लेकिन मेरे पास आवाम की दुआ, आवाम की ताकत अनगिनत है। ये आप लोगों का, इसलिए मैं उनका पोस्टर का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आप सब अगर विक्टर बन के अपने अपने गांव में, अपने अपने जगह पर आप लोग तैयार हो जाएं, तो उसका पोस्टर का भी मुकाबला हम लोग कर सकते हैं, बैनर का भी मुकाबला कर सकते हैं। और हम लोग ये चुनाव उसको बैनर, पोस्टर के साथ साथ हर चीज में टक्कर दे के लड़ सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आप लोग जो मेरे लिए, मुझे लाने के लिए 500-700-600 गाड़ी लेके लोग पहुंच गए, जिसको हम 1 रुपया भी हमको नहीं देना पड़ा। हम 1 लीटर तेल नहीं दिए, एक भी गाड़ी को हमको पैसा नहीं दिए।
रायगंज में सबको सोचा कि आज के मीटिंग হয়েছে এত বড় মিছিল হয়েছে एक কমপক্ষে 50 लाख টাকা খরচ করেছে। जब हम बयान दिए मीडिया में कि हम एक भी रुपया नहीं दिए हैं, ये सब अपनी मोहब्बत से लोग अपना तेल अपना गाड़ी लेकर मेरे पास इस्तकबाल में आए हैं, तो कुछ लोग तो यकीन ही नहीं किए। बाद में कुछ लोग पूछने लगे कि जेटा तुम्हें बोल रहे कि ओटा सत्ती, लोग बोलो एमनी एसछे हैं एसछे। तो ये यकीन नहीं कर पाने की वजह क्या जानते हैं? क्योंकि टीएमसी का नेता लोग आवाम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, कभी आपके दुख मुसीबत में खड़ा नहीं होता है। ये लोग आपको पैसा देके खरीदता है, ये सामान समझ के रखा है कि पैसा दो सामान खरीद दो, सामान के तरह। और हम आपसे कभी पैसा देके वोट मांगने नहीं आए, बल्कि आप ही लोग हमको लड़ने के लिए 10-5 रुपया मदद भी करते हैं। तो ये फर्क, तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप लोगों से कि अपील है मेरा, ये चुनाव लड़ने में, क्योंकि जितना बड़ा इलाका है उतना ही बड़ी हैसियत मेरी नहीं है। माली तौर पर, सियासी तौर पर हम इन सब के लिए बहुत भारी हैं, लेकिन माली तौर पर, इसलिए आप सबसे मेरा ये अपील है कि आप लोग हर एक शख्स अगर विक्टर को जिताना चाहते हैं, अपने सरजमीन से अपना उम्मीदवार चुनना चाहते हैं, तो क्या आप सब मेरे लिए ज्यादा नहीं, एक आदमी 2-2 बैनर बना दीजिएगा, 2-2 बैनर बना दीजिएगा। सिर्फ 2 बैनर मांग कर रहे हैं कि 2 बैनर सिर्फ आप लोग बना दीजिए, और बैनर में मेरा तस्वीर, उसके साथ अपना तस्वीर चिपका दीजिए। हर कोई, आपका भी तस्वीर रहेगा, मेरा भी तस्वीर रहेगा, और हाथ छाप का निशान रहेगा, वाम कांग्रेस जोड़ प्रार्थी के वोट दिन बस इतना लिख के आप टांग दीजिए। उसके बाद देखिए उसका हजारों बैनर पर आपका एक बैनर भारी पड़ जाएगा, एक बैनर भारी पड़ जाएगा। लेकिन जो बात हम बोले उसको समझिए, एक बैनर आपका भारी पड़ेगा उसके 1000 बैनर पर। क्यों? कि उसका बैनर सारा कंपनी से बन के आ रहा है, और मेरा कंपनी आप ही लोग है। आवाम मेरा कंपनी कौन है? वो कंपनी में जाके पैसा देके बनवा रहा है, और आवाम मेरे लिए बैनर बना रहा है। जब ये देखेगा ना तो उन लोग का नेता मंत्री सब घर में घुस जाएगा, बोले यार कुछ नहीं काम करो। जब घर से निकलेगा देखेगा वो बैनर लगा हुआ है, उसमें आपका फोटो लगा हुआ, बोले मोर चाचा और साथ है, बोले मोर बेटा और साथ है, मोर भतीजा और साथ है, मोर फूफा और साथ है, मोर खालू और साथ है। तो अपने आप देखिएगा सबका अपना अपना रास्ता नाप लेगा। तो ये तक आपके अंदर, और एक बैनर बना के 2 बैनर बनाने में आप में से किसी पर कोई भारी नहीं पड़ेगा। ये 2 बैनर हम आपसे अपने लिए मांग रहे हैं कि ये 2 बैनर आपको इतनी मोहब्बत आप हमसे करते हैं, मेरे लिए आप लोग इतना चाय पानी भी पिला रहे हैं लोगों को कि हाँ चाय पी, लेकिन विक्टर को फुट्टा तो आवे, ये भी करते हैं। चौक चौराहे पर बैठ के चाय नाश्ता खिला के आदमी को समझाते हैं। तो उसी जगह पर 2 बैनर आप अपने नाम से बनाकर अपना फोटो लगा के, मेरा फोटो के साथ हाथ छाप देके, वाम कांग्रेस जोड़ प्रार्थी के वोट दिन इतना लिख के लगवा। देखिए पूरा ग्वालपुर में सिर्फ हम ही लोग का बैनर दिखेगा और किसी का नहीं दिखेगा। इतना कीजिएगा, सबको बोले वादा करते हैं। तो ये सबको ये बैनर का ये जिम्मेदारी आप लोगों का रहा, ये आप लोगों के जिम्मेदारी पर है कि इसको आप लोग आज ही बैनर सब बनाने के लिए बोल दीजिए। आजकल में लगा के आप लोग अपना अपना गांव बस्ती चौक चौराहे जिसको जहां लगाने का दिल है लगा दीजिए। ये इसके साथ एक अपील हम हाथ जोड़ के तमाम ग्वालपोखर के लोगों के साथ साथ पूरे रायगंज लोकसभा के लोगों के साथ पूरे मगरबी बंगाल और हिंदुस्तान में जहां भी मेरे चाहने वाले मेरे दोस्त अहबाब है, उन सब के पास मैं ये अपील करता हूं कि चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी और तृणमूल जैसी बड़ी ताकतों से लड़ने में मुझे आप लोगों का मदद चाहिए माली तौर पर। वो माली मदद के लिए हम एक क्यूआर कोड देखते हैं, फोन पे मोबाइल में होता है, तो एक क्यूआर कोड देके हम आप लोगों को फेसबुक पर व्हाट्सएप में हम भेजेंगे। वो क्यूआर कोड आप लोग सबके पास पहुंच जाएगा, जो भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। आपसे जो भी बने, चाहे वो 1 रुपया हो या 100 रुपया हो, चाहे 1000, जो आपको लगे कि विक्टर को देना चाहिए, मेरी मोहब्बत में आप हमको मदद करना चाहते हैं, वो आप अपनी मर्जी से कर दीजिएगा। बस यही अपील हम आपसे करते हैं। ये अपील पूरे रायगढ़ लोकसभा में हम करेंगे, साथ साथ मेरे पूरे हिंदुस्तान में जो चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, उन सब के पास हम ये अपील आपके जरिए पहुंचाएंगे। तो इसमें जो भी आप देंगे वो इस लड़ाई में
कामयाब होने में हमारी मदद करेगा। क्योंकि भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि एक तरफ जो है लुटेरों का फौज है और एक तरफ हम जो आप हमारी ताकत है। जो लुटेरा आपको लूटता है, हम उन लुटेरों के खिलाफ आपके साथ खड़े होकर लड़ते हैं। इसलिए मेरे पास वो हैसियत नहीं है। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके लिए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको हमको जिंदा रखने के लिए ये मदद आपसे हम मांगते हैं। बस इतनी ही चाहिए। यही कहकर हम अपनी बात खत्म करते हैं। हम लोग नॉमिनेशन करने चलेंगे, तो इसमें नॉमिनेशन करने के लिए 2 तारीख को रायगढ़ जाना है। उसमें आप सब उसमें शामिल हो, यही अपील करते हैं। यही कहकर अपनी बात खत्म करते हैं। सबको मेरे तरफ से सलाम, नमस्कार। वाम कांग्रेस जिंदाबाद।